हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ सीआरपीसी कंप्लीट सीरीज़, जिसमें डिफरेंट पार्ट्स में मैं सीआरपीसी को कवर करूँगा पूरा। और अभी आज की डेट में हम ये चैप्टर 12 से स्टार्ट करेंगे, जिसमें सेक्शन 154 से लेके 159 सीआरपीसी हम देखेंगे। डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे सेक्शंस का। और जो चैप्टर 12 का ये सेक्शन 154 है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। यहीं से पूरा क्रिमिनल प्रोसीजर स्टार्ट होता है, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर्स की बात करता है सेक्शन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसका हेडिंग है इन्फॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट। ये चीज़ें हम देखेंगे। सबसे पहले सेक्शन 154 ये कहता है इन्फॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट इज़ अ कॉग्निजेबल केस एंड व्हाट इज़ अ नॉन कॉग्निजेबल केस। तो अगर इसकी लीगल डेफिनेशन की हम बात करें तो जिन केसेस में पुलिस के पास अरेस्ट करने की पावर होती है वो कॉग्निजेबल होते हैं, और जिन केसेस में पुलिस के पास अरेस्ट करने की पावर नहीं होती है वो नॉन कॉग्निजेबल होते हैं। अब ये कहाँ पे पता चलता है हमें कि किस सेक्शन में उनके पास अरेस्ट करने की पावर है या किस सेक्शन में अरेस्ट करने की पावर नहीं है? तो ये हम सीआरपीसी में जाके देखते हैं। सीआरपीसी में शेड्यूल बनाया हुआ है, जिसमें टेबल में लिखा हुआ है कि एक तरफ उसमें नॉन कॉग्निजेबल कैटेगरी के सेक्शंस बताए हुए हैं, जिनमें पुलिस अरेस्ट नहीं कर पाएगी, और दूसरी तरफ कॉग्निजेबल हैं जिनमें पुलिस अरेस्ट कर सकती है। अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर हम देखें तो जो लेस सिवियरिटी के जो केसेस होते हैं, जिनमें सिवियरिटी कम होती है, जो मेनली क्राइम बिटवीन इंडिविजुअल्स होते हैं, वो नॉन कॉग्निजेबल होते हैं। जैसे 323 आईपीसी हो गया। वहीं इस तरह के ऑफेंसेस जो एक तरह से सोसाइटी एट लार्ज को इफ़ेक्ट करते हैं वो आपके कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं। जैसे आपका 325 हो गया, 326 हो गया, यानी ग्रीवियस इंजरी किसी को देना, मर्डर करना, रेप करना, डकैती करना, चोरी करना। ये सारे जो ऑफेंसेस हैं ये कॉग्निजेबल हैं, क्योंकि ये सोसाइटी एट लार्ज को इफ़ेक्ट करते हैं। लेकिन छोटे मोटे ऑफेंस, मान लो किसी ने गाली दे दी आपको, तो ऑब्वियसली गाली देना इज़ ऑल्सो नॉट गुड, लेकिन वो इंडिविजुअली आपको दिए फ़िलहाल तो इस तरह के जो केसेस हैं, छोटे छोटे जो केस हैं, जिनमें ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता सोसाइटी में, उनको नॉन कॉग्निजेबल कैटेगरी में रखा हुआ है। ऑब्वियसली गाली देना भी गलत है, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसको गाली देने को, सिर्फ गाली देने को सीआरपीसी ने उसे नॉन कॉग्निजेबल कैटेगरी में रखा हुआ है। ठीक है जी। तो 154 में कहता है कि अगर कॉग्निजेबल केस की इंफॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर को दी गई है, ठीक है, ऑफिसर इंचार्ज को ये मेनली लाइबल ठहराते हैं हर चीज़ के लिए, यानी एसएचओ साहब को लाइबल ठहराते हैं सीआरपीसी में हर चीज़ के लिए। लेकिन उनके अंडर भी बहुत सारे लोग काम करते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स होते हैं, एक मुंशी होता है थाने में, जिसकी जिम्मेदारी होती है कि इन्फॉर्मेशन को वो रिकॉर्ड करे, ठीक है, या डिफरेंट लोगों को डिप्यूट करे, अलग अलग ड्यूटी लगाए सबकी, ये मुंशी का काम होता है थाने में। तो अगर इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो दी जाती है एसएचओ को या उसके द्वारा डिप्यूट किए हुए पुलिस ऑफिसर को, तो उस केस में उन्हें क्या करना है, उस इन्फॉर्मेशन को उनके पास में एक जो रजिस्टर रखा हुआ है एफआईआर का, उसमें एंटर करना है। ठीक है जी। नाउ अगर वो इन्फॉर्मेशन ऑरली दी हुई है तो उसको रिड्यूस करना है इन राइटिंग बाय द पुलिस ऑफिसर, और देन उसको एंटर करना है। और रिड्यूस करने के बाद में उसको साइन भी करवाना है, उस इंसान से जिसने इन्फॉर्मेशन दी है, साइन करवाना है, और उसके बाद अपने पास उसे रखना है रजिस्टर में। अगर वो लिख के दे रहे हैं तो वो पहले से साइंड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उसको एज इट इज़ आपने एंटर करना है। ओके। नाउ इसमें दूसरा जो सेक्शन है 154 का, वो कहता है कि जो इन्फॉर्मेशन आपने रिकॉर्ड करी है उसकी जो कॉपी है फ्री ऑफ कॉस्ट आप इन्फॉर्मेंट को देंगे। और तीसरा कहता है कि अगर पुलिस ऑफिसर रिफ्यूज़ करती है आपकी कंप्लेन को लेने के लिए, तो आप उस इन्फॉर्मेशन को लिख के पोस्ट के थ्रू सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस स्टेट्स में और डीसीपीज़ इन मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ में आप उनको भेज सकते हैं। और उन्हें अगर लगेगा कि जो इन्फॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज़ करती है कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो वो उसको एज इन अकॉर्डेंस विद लॉ या तो खुद इन्वेस्टिगेट करेंगे या पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट करेंगे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें ऐड करी गई थी। 2013 का जो अमेंडमेंट हुआ था आईपीसी का, उसमें क्या ऐड हुआ था? उसमें ऐड हुआ था कि जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, 326A B एसिड अटैक जो होते हैं, 354 ABCD जो मॉलेस्टेशन होता है, 376 ABCDE जो कि रेप की कैटेगरी होती है, 509
अब्यूज़ टू अ वुमन। तो ये जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, अगर इस तरह की इन्फॉर्मेशन अगर 154 में आपके पास आई है तो वुमन पुलिस ऑफिसर इसको रिकॉर्ड करेगी। और जो जो विक्टिम है या जो इन्फॉर्मेंट है उसके घर पे जाके रिकॉर्ड करेगी, या उसका जो चॉइस का जो प्लेस है वहाँ पे रिकॉर्ड करेगी। और अगर वो किसी तरह से डिसेबल्ड है इन्फॉर्मेंट या विक्टिम, तो वहाँ पे स्पेशल एजुकेटर की मदद से रिकॉर्ड किया जाएगा। और या गार्डियन की प्रेजेंस में, या फिर पेरेंट्स की प्रेजेंस में, या सोशल वर्कर्स की प्रेजेंस में आप ये चीज़ रिकॉर्ड करेंगे। दूसरा, उसमें अमेंडमेंट में बोला गया था कि ये जो इन्फॉर्मेशन आप रिकॉर्ड करेंगे इसको वीडियोग्राफ भी करना है कि आप किस तरह से रिकॉर्ड कर रहे हैं। और इसमें बोला है कि उसकी 164 की स्टेटमेंट भी आपने एज सुन एज पॉसिबल करानी है विक्टिम की। ठीक है जी। तो ये आपका 154 सीआरपीसी बात करता है, यहाँ से क्रिमिनल प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है, क्रिमिनल मशीनरी मोशन में आ जाती है। उसके बाद में 155 जो है वो बात करता है कि अगर सेम इन्फॉर्मेशन जो वहाँ पे 154 में आई थी वो कॉग्निजेबल थी, अगर सेम इन्फॉर्मेशन नॉन कॉग्निजेबल आती है तो उस केस में आप क्या करेंगे। तो अगर नॉन कॉग्निजेबल इन्फॉर्मेशन आई है तो आप उसको इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे, लेकिन आपके पास में जो एक बुक रखी हुई है इस पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए, उसमें आप इसको एंटर करेंगे। तो देखिए, दो बुक हो गई यहाँ पे। एक बुक थी जो आप 154 में इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर रहे थे, और दूसरी बुक है आपकी जो 155 में आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो दोनों बुक अलग अलग हैं। 155 में डेली डायरी इसको जनरली बोलते हैं, जिसमें एंट्री करते हैं वो हर चीज़ की, अपनी कहाँ पुलिस वालों की ड्यूटी लग रही है, कहाँ क्या हो रहा है, कितने बजे आ रहे हैं, कितने बजे जा रहे हैं। थाने में जितने भी पुलिस स्टेशन में काम होते हैं वो सारे डेली डायरी में एंटर किए जाते हैं। जो जो बुक होती है, जो रजिस्टर होता है एफआईआर का, उसमें सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस आज के दिन में कितने आए हैं वो सारे रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर इन्फॉर्मेशन आई है तो उसको आप डेली डायरी में एंट्री करेंगे, और जो इन्फॉर्मेंट है उसको बोलेंगे कि भैया हम इसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते, आप कोर्ट में जाइए। ठीक है, तो उसको आप कोर्ट में भेज देंगे। उसके बाद में ये दूसरा जो क्लॉज है 155 का, ये कहता है कि नो पुलिस ऑफिसर शल इन्वेस्टिगेट अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस विदाउट द ऑर्डर ऑफ अ मजिस्ट्रेट हैविंग पावर टू ट्राई सच केस और कमिट द केस फॉर ट्रायल। तो ये कहता है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर विदाउट मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के नॉन कॉग्निजेबल केसेस में इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, और ना ही इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में जो ट्रायल के लिए कमिट करते हैं केस को वो भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन कुल मिला के नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में आप नहीं करेंगे अनटिल आपको मजिस्ट्रेट ने डायरेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो तीसरा जो क्लॉज है वो यही बात करता है कि अगर मजिस्ट्रेट ने आपको अलाउ कर दिया इन्वेस्टिगेशन के लिए तो आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। जो आपके पास 154 कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन की पावर है, आप वो सारी पावर यूज़ कर सकते हैं फिर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, अगर मजिस्ट्रेट ने अलाउ कर दिया। लेकिन लेकिन इसमें आप अरेस्ट नहीं कर सकते बंदे को जो अक्यूज्ड है। अक्यूज्ड को आप अरेस्ट नहीं कर पाएंगे। आपके पास इन्वेस्टिगेशन की पावर तो आ गई, लेकिन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में अगर मजिस्ट्रेट ने भी इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर की है तो भी आप अक्यूज्ड को अरेस्ट नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि आपको ज़रूरत है अक्यूज्ड को अरेस्ट करना है, तो आप सेम मजिस्ट्रेट के पास में जाएंगे जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर की है, और उनको बोलेंगे कि भैया हमें इसको अरेस्ट करना है, ये रीज़न है, आप हमें वारंट दे दो। वो वारंट इशू करेंगे, उसके बाद आप उसे अरेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस की इन्फॉर्मेशन आई थी 154 में, तो मजिस्ट्रेट से पूछे बगैर वो अरेस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो क्लॉज चौथा जो है, क्लॉज 4 जो है 155 का, वो कहता है कि मान लीजिए इफ़ देयर आर 2 और मोर ऑफेंसेस, अगर एक या दो से ज़्यादा ऑफेंस है, उनमें से एक भी कॉग्निजेबल है। ठीक है, एक भी कॉग्निजेबल है तो आप नॉन कॉग्निजेबल्स को भी ऐसे ही इन्वेस्टिगेट कर सकते हो जैसे कि वो कॉग्निजेबल हो। मेकिंग द पॉइंट। सो नॉन कॉग्निजेबल जो ऑफेंस हैं उनको इन्वेस्टिगेट करने की पुलिस के पास पावर नहीं होती, लेकिन मल्टीपल ऑफेंस अगर रिपोर्ट हुए हैं, उनमें से एक भी ऑफेंस अगर कॉग्निजेबल है, तो नॉन कॉग्निजेबल्स को भी कॉग्निजेबल की तरह पुलिस इन्वेस्टिगेट कर सकती है विदाउट ऑर्डर्स ऑफ द मजिस्ट्रेट। ये 155 क्लॉज 4 कहता है। ठीक है, अब 156 पे चलते हैं। 156 क्या कहता है? 156 कहता है कि पुलिस ऑफिसर्स पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल केसेस। ठीक है, तो ये कहता है कि जो आपका पुलिस स्टेशन का जो जूरिडिक्शन है, टेरिटोरियल जूरिडिक्शन, ठीक है,
वहाँ पे आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं विदाउट ऑर्डर्स ऑफ द मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं है, आप अपने टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन में इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं अगर आपके पास में 154 में कॉग्निजेबल ऑफेंस की इन्फॉर्मेशन आई है। और दूसरा क्लॉज 2 इसका कहता है कि नो प्रोसीडिंग ऑफ पुलिस ऑफिसर in any such case shall at any stage be called in question on the ground of the case that one which such police officer was not empowered under the section to investigate। कुल मिला के बात ये करता है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है 156 में, जो इन्वेस्टिगेशन की पावर है, इस पावर को आप इस ग्राउंड पे क्वेश्चन नहीं कर सकते कि जो पुलिस ऑफिसर इसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है ही इज़ नॉट एम्पावर्ड टू डू सो। जैसे कि हमने देखा था 154 में अमेंडमेंट में लिखा था कि अगर रेप विक्टिम है तो उसकी स्टेटमेंट को एज फार एज प्रैक्टिकेबल वुमेन पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड करेगी, लेकिन अगर उसे मेल पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड करे तो भी इस ग्राउंड पे आप उसे क्वेश्चन नहीं कर सकते इन्वेस्टिगेशन को कि भाई ही इज़ नॉट एम्पावर्ड टू डू सो। वो भी कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे एज फार एज प्रैक्टिकेबल लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये है 156(2) जो कि बात करता है कि इन्वेस्टिगेशन की जो पावर है आप उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते ऑन द ग्राउंड कि पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है इज़ नॉट एम्पावर्ड टू डू सो। 156(3) जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं तो इसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस फाइल की जाती हैं कोर्ट में। जब पुलिस रिफ्यूज़ कर देती है एफआईआर रजिस्टर करना तो 156(3) में एप्लीकेशन फ़ाइल की जाती है मजिस्ट्रेट के सामने, और इसमें मजिस्ट्रेट साहब को पावर दी हुई है, एनी मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 90। तो मजिस्ट्रेट साहब के पास 190 सेक्शन सीआरपीसी का है, वहाँ पे पावर होती है कि वो कॉग्निजेंस ले सकते हैं ऑन द पुलिस रिपोर्ट, ऑन प्राइवेट कंप्लेन और अपनी खुद की इन्फॉर्मेशन पे भी किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस का वो क्या कहते हैं कि कॉग्निजेंस ले सकते हैं, है ना। तो सेम मजिस्ट्रेट जिसकी जो 190 का जो मजिस्ट्रेट है जो वहाँ पे कॉग्निजेंस ले रहा है, उसी मजिस्ट्रेट की यहाँ पे बात हो रही है कि एनी सच मजिस्ट्रेट मे ऑर्डर सच एन इन्वेस्टिगेशन एज अब मेंशन। तो जो पुलिस की जो ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन करने की पावर हमने देखी थी 156 में, जो 154 में इंफॉर्मेशन मिलने के बाद में 156 में जो पावर्स आती है इन्वेस्टिगेशन की पुलिस ऑफिसर के पास में, जिन्हें वो विदाउट मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के भी कर सकते हैं, मजिस्ट्रेट साहब भी उन्हें सेम इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। ये 156(3) कहता है। ठीक है, 157 देख लेते हैं। 157 में प्रोसीजर बताया हुआ है इन्वेस्टिगेशन का, और ये कहते हैं कि अगर जो एसएचओ साहब हैं उनके पास जो 154 में जो इन्फॉर्मेशन मिली है उनको कॉग्निजेबल ऑफेंस की, उन्हें लगता है कि ये जो ऑफेंस है सीरियस नेचर का है, तो वो वहाँ पे जाएंगे, विज़िट करेंगे क्राइम सीन को। क्राइम सीन को विज़िट करने के बाद में उसकी रिपोर्ट बनाएंगे, रिपोर्ट बना के उस रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट के पास में भेजेंगे, है ना। या ये सेम काम अपने जो सबॉर्डिनेट ऑफिसर हैं जो गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने ऑथराइज़ कर रखे हैं। ऐसा नहीं होगा कि भाई मर्डर केस है आप उसमें कांस्टेबल को इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज रहे हैं, नहीं। ये स्टेट गवर्नमेंट ने एक्चुअली प्रिस्क्राइब किया हुआ है कि किस तरह के ऑफेंसेस को किस लेवल के ऑफिसर जो हैं वो इन्वेस्टिगेट कर पाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आपके थाने में जो ऑफिसर्स हैं आप उनको डिप्यूट कर सकते हैं या खुद भी जा सकते हैं, है ना। तो वहाँ जाके आप इन्वेस्टिगेट करेंगे, इन्वेस्टिगेट करने के बाद में आप उसकी रिपोर्ट बना के मजिस्ट्रेट साहब को भेजेंगे। वहाँ पे आप बाकी के जो मेजर्स हैं वो ले सकते हैं, जैसे डिस्कवरी ऑफ एविडेंस है या अरेस्टिंग द अक्यूज्ड है, ये आप कर सकते हैं। उसके बाद में इसमें एक प्रोवाइज़ो दिया हुआ है। प्रोवाइज़ो में क्या कहता है कि अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो सीरियस नेचर की नहीं है, एसएचओ साहब को अगर लगता है कि जो 154 में जो इन्फॉर्मेशन दी है मुझे कॉग्निजेबल ऑफेंस की वो सीरियस नेचर की नहीं है, तो वो चाहें तो वो ना जाएं और ना अपने किसी सबॉर्डिनेट ऑफिसर को भेजें। ये उनके पास ऑप्शन होता है कि वो चाहें तो ना जाएं। दूसरा वो कहता है कि अगर उन्हें लगता है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत भी नहीं है, तो ये भी उनके पास पावर है कि वो इन्वेस्टिगेशन भी ना करें, ये भी पावर उनके पास में। ठीक है जी, लेकिन इसका जो 157 का क्लॉज 2 है वो कहता है कि अगर आपको लगता है कि सीरियस नेचर का नहीं है और इसमें इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत भी नहीं है, तो आपको ये चीज़ जो है राइटिंग में मजिस्ट्रेट साहब को देनी पड़ेगी कि भाई ये सीरियस नेचर का नहीं है, किस लिए नहीं है वो आपको राइटिंग में बताना पड़ेगा। और उसके अलावा जो इन्फॉर्मेंट है उसको भी आपको नोटिफाई करना पड़ेगा कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दी थी उसमें इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये इसका प्रोवाइज़ो था। और उसमें एक और प्रोवाइज़ो है जो कि दोबारा से रेप विक्टिम के लिए है कि उसकी स्टेटमेंट को एज़ फार एज़ प्रैक्टिकेबल
वुमेन पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड करेंगी, और या तो गार्डियन हो या नियर रिलेटिव हो या सोशल वर्कर हो लोकेलिटी का, उनकी प्रेजेंस में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। उसके बाद में 158 सेक्शन है जो कहता है कि हाउ रिपोर्ट सबमिटेड, रिपोर्ट को सबमिट कैसे करना है। कौन सी रिपोर्ट को? जो रिपोर्ट आपने 157 में तैयार करी है वहाँ पे जाके क्राइम सीन पे, या फिर अपनी ओपिनियन बना के कि आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो भी आपकी रिपोर्ट तैयार करी है वो 158 में उसको कैसे सबमिट करना है उसका प्रोसीजर बताया हुआ है। तो एवरी रिपोर्ट सेंड टू द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 157 इफ़ द स्टेट गवर्नमेंट सो डायरेक्ट्स बी सबमिटेड थ्रू सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस। तो ये डीसीपीज़ के थ्रू सबमिट की जाती है, उनके साइन करा के, है ना जी, या एसएचओज़ के थ्रू सबमिट की जाती है, या जैसे भी प्रिस्क्राइब किया हुआ है स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसे सबमिट की जाती है। और उसके बाद में जो सुपीरियर ऑफिसर हैं वो एसएचओ साहब के साइन करा के भेजेंगे, या जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो सीनियर ऑफिसर्स के साइन करा के मजिस्ट्रेट साहब को विदाउट डिले इस रिपोर्ट को भेजेंगे। ये 158 क्लॉज 2 कहता है। 159 आज का हमारा लास्ट सेक्शन है। ये कहता है कि पावर टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। ये मजिस्ट्रेट साहब की बात करता है एक्चुअली, जो रिपोर्ट उनको भेजी गई है 158 में, उस रिपोर्ट पे वो इंक्वायरी करेंगे, देखेंगे कि भाई ये जो रिपोर्ट भेजी गई है इन्वेस्टिगेशन करने की या ना करने की, इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है या नहीं है। तो वो उस हिसाब से उसको या तो क्लोज़ कर देंगे या फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करेंगे। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट प्रैक्टिकली जब हम लोग देखते हैं कि कैसे हो रहा है तो मजिस्ट्रेट साहब ज़्यादातर जो है वो इसको एडमिट कर लेते हैं। जो भी पुलिस स्टेशन से रिपोर्ट आती है 157 में वो ज़्यादा कार्रवाई नहीं करते अनटिल उनके सामने ये पॉइंट आउट किया जाए बाय दी अपोजिट काउंसिल। 173 की जो रिपोर्ट होती है वो इम्पॉर्टेंट होती है, उस पर चार्ज फ्रेम होते हैं, और वहाँ पे थोड़ा जो कंसिडरेशन होती है वो कोर्ट की ज़्यादा